नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वड़क्कम. Myself, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial. And in this video tutorial, we are going to discuss the most interesting topic. तो क्लास 10th के स्टूडेंट के डिमांड पर मैंने जो चैप्टर का वीडियो बनाया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, आज इसके दूसरे पार्ट के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे. तो इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों मैंने आपको अलैंगिक जनन के विषय में विस्तृत जानकारी दे दी थी. तो आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे. और लैंगिक जनन में हम लोग पुष्पों में लैंगिक जनन के विषय में अध्ययन करेंगे. जो लैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार से होता है. आप दो प्रकार से हमको पढ़ना है. एक होता है पुष्पों में, दूसरा होता है आपके जीवों में, मानव में. तो हम लोग पहले पुष्पों में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे मानव के बारे में. ठीक है, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है. तो पहले हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में. इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन हम लोग रिकॉल कर लेते हैं टॉपिक को. जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग के युग्मक संलयित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन. जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग के युग्मकों के संलयित होने से एक नए जीव का निर्माण होता है, तो इस जनन की प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं. ठीक, लैंगिक जनन में नर व मादा से प्राप्त होने वाले युग्मक आपस में मिलते हैं, आपस में संलयित होते हैं, या निषेचन की प्रक्रिया होती है जिससे कि युग्मनज का निर्माण होता है. ठीक है, तो ये जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के लिए जीवों में विशिष्ट प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं. इन्हीं विशिष्ट प्रकार की प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से ही आपका नया जीव जो है तैयार होता है. ठीक है, तो लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है. इन विशिष्ट कोशिकाओं को हम लोग लिंग कोशिकाएं कहते हैं. जो सेक्स सेल होते हैं, बिना सेक्स सेल के आपका लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है. तो आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने बताया था निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती और कोई भी नर युग्मक या मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन में आपकी निषेचन की आवश्यकता होती है और आपके लिंग कोशिकाओं की आवश्यकता होती है. ठीक, अब हम बात करते हैं जो लिंग कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं. एक होती है नर लिंग कोशिका जिसका निर्माण नर करते हैं, और मादा लिंग कोशिका जिसका निर्माण आपकी मादाएं करती हैं. ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि लैंगिक जनन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें हम लोग लिंग कोशिकाएं कहते हैं, सेक्स सेल. ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग लिंगों वाले जीवों में पाई जाती हैं या उनसे बनती हैं और आपस में संलयित होकर एक युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करती हैं. ठीक, इन कोशिकाओं को हम लोग युग्मक कहते हैं. जो आपकी सेक्स सेल्स हैं तो इनको हम लोग युग्मक का नाम भी दे सकते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक. ये आपस में जब मिलेंगी तो क्या बनाती हैं, युग्मनज बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का. और जिस प्रक्रिया से ये युग्मनज का निर्माण करती हैं उसे कहते हैं निषेचन. तो निषेचन की क्रिया क्या होगी, जब आपका नर युग्मक किससे मिलेगा, मादा युग्मक से. जो पीला वाला स्ट्रक्चर है हम उसको नर युग्मक मान लेते हैं और लाल वाले जो सेल को हम लोग मान लेते हैं मादा. और उसके बाद मिलने के बाद ये बड़ा सेल बना रही है जिसे हम लोग कहेंगे युग्मनज. तो नर युग्मक जिसमें N है और फिर मादा युग्मक वो भी N है, आपस में मिलने के बाद युग्मनज बना जो कि क्या होगा 2N. ये दोनों हैप्लॉइड हैं और ये क्या है, डिप्लॉइड. अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन के महत्व की. लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है. क्योंकि ये दोनों प्राणियों से प्राप्त होने वाले युग्मकों के मिलने से होता है, जिसके कारण
जो नया जीव या नई संतति उत्पन्न होती है उसमें विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, उसमें कुछ विविधताएं प्रकट होती हैं जो कि उसको उसके सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। ठीक, और ये जो होते हैं अपने पूर्वज की प्रतिलिपि नहीं होते, मतलब कार्बन कॉपी नहीं होते, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से इनका निर्माण हो रहा है। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, इससे विकासवाद को एक नई दिशा मिलती है। ठीक है, तो जो आपका जो युग्मज बनेगा उसमें कुछ ऐसी चीजें, विशिष्ट चीजें होंगी जो आपके नर युग्मक और मादा युग्मक में नहीं थी। ठीक है, तो ये होता है लैंगिक जनन का महत्व। अब हम बात करते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा आपके युग्मक बनते हैं। ठीक, जो कि दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से आपका युग्मज बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर बीज का निर्माण करता है और यही बीज क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पौधों में भी लैंगिक जनन जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। वहाँ पे भी आपके जो विशिष्ट जनन कोशिकाएं हैं उनकी आवश्यकता होगी जो आपस में मिलेंगे और युग्मक का निर्माण करेंगे, और यहाँ पे भी आपकी जो निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक, लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों में जो जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसके 4 चरण होते हैं। पहले होता है युग्मक का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दूसरा होता है परागण यानी पॉलिनेशन। तीसरा होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। एंड चौथा होता है बीज व फल का निर्माण। अब हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम जानते हैं युग्मकों का निर्माण, यानी ये युग्मक कैसे बनते हैं। तो पौधों का जो जनन अंग होता है वो होता है पुष्प। तो पुष्पों को पौधों का जनन अंग कहा जाता है। पुष्पों में 4 चक्र होते हैं। एक होता है बाह्य दल पुंज, पुमंग, जयांग और जयांग या स्त्री केसर। जो आपका बाह्य दल पुंज होता है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग कैलिक्स कहते हैं, CALYX, ये बाह्य दल पुंज पुष्पासन का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि आप कलिका, जो कली होती है, कली में पूरा स्ट्रक्चर कवर होता है हरे रंग का, जो आप देखते हैं, तो वही जो होता है बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वही होता है आपका बाह्य दल पुंज। ये हरे रंग की पत्ती सदस्य होता है। ठीक, और जो कि आप देख सकते हो कली में, ये कली में पूरा कवर होता है। ठीक, दलपुंज जिसे हम लोग कोरोला कहते हैं, यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो कि रंगीन होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपका कलरफुल भाग होता है जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। ठीक है, इसके एक भाग को हम लोग पेटल कहेंगे। ठीक, जो दलपुंज होता है इसमें एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक, और वहां पर को क्या बोलते हैं, बाह्य दल या फिर सेपल्स। किसमें, बाह्य दल पुंज में। ठीक, बाह्य दल पुंज का एक भाग आपका बाह्य दल कहलाएगा और दल पुंज का जो एक भाग है वो आपका दल कहलाएगा। यही सबसे आकर्षित भाग होता है। इसके बाद होता है पुमंग और दूसरा होता है जयांग। तो हम लोग इसके बारे में अभी अध्ययन करते हैं। जो पुष्प में पुमंग जो होता है वो नर जनन अंग कहलाता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पुमंग, जहां पर पराग कणों का निर्माण होता है, और जो जयांग होता है या स्त्री केसर होता है वो मादा जनन अंग होता है। यानी जो पौधों में मेल पार्ट होता है वो होता है पुमंग, और जो फीमेल पार्ट होता है जयांग या फिर आपका स्त्री केसर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्त्री केसर। तो ये जो है आपके जनन अंग कहलाते हैं। जो आपका पुमंग है वो पराग कणों का निर्माण करता है। पराग कण जो होते हैं वो नर युग्मक हैं, जो आपके हमने पहले बताए हैं कि जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो जनन करती हैं उनको जनन कोशिकाएं कहते हैं। तो ये पराग कण आपके नर जनन कोशिका कह सकते हैं आप। ठीक है, तो नर युग्मक क्या होगा, पराग कण, और जयांग जो होती हैं वो या स्त्री केसर जो होते हैं वो मादा अंग होते हैं, वो बीजांड का निर्माण करते हैं। तो बीजांड आपका क्या हो गया, मादा युग्मक। ठीक,
तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, ये आपके एक मैच्योर फ्लावर का है, ठीक है। तो इसमें आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पुमंग का है, यानी एंड्रोशियम का है। ये पार्ट जो होता है ये पुष्प का नर पार्ट होता है, ठीक। ये जहाँ पर क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण है, तो ये नर युग्मकों का जो निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, पुमंग में होगा। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुष्प के पुंकेसर का जो ऊपरी फूला हुआ भाग है, जहाँ पर एंथर लिखा हुआ है, जो फूला हुआ भाग है, इसे हम लोग पराग कोश कहते हैं, ठीक। और इसी पराग कोश के अंदर आपके पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक। पराग कोश का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग पुतंतु कहते हैं, और इस पुतंतु से ही ये आपका जो पराग कोश होता है वो फूल से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो इसका नीचे वाला भाग है पुतंतु कहलाएगा। जो पराग कोश और पुतंतु को जोड़ने वाली कड़ी है उसे हम लोग योजी कहेंगे। तो योजी जो है इस चित्र में नहीं दिख रही है। योजी क्या है, वो पार्ट है जहां पर पराग कोश और पुतंतु आपस में मिलेंगे। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके पुमंग के। पहला है पराग कोश, दूसरा है योजी और तीसरा है पुतंतु। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नर युग्मक क्या है, परागकण है। और ये नर युग्मकों का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, आपके पराग कोश में होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आपके जयांग की या स्त्री केसर की, जहां पर आपके बीजांडों का निर्माण हो रहा है। तो जो ये जयांग या स्त्री केसर या गाइनोशियम इनको इंग्लिश में कहा जाता है, यह मादा जनन अंग होते हैं। इनकी इकाई जो होती है वो अंडप होती है, जिसे हम लोग कार्पेल कहते हैं। और इस अंडप के 3 भाग होते हैं। एक होता है इसका आधारीय भाग, जिसे ओवेरी कहा जा रहा है। जो नीचे आप देखिए जो फूला हुआ भाग है वो है ओवेरी, चित्र में देखिए। उसके बाद जो मध्य वाला भाग है जो लंबा चला आ रहा है ऊपर की तरफ, स्टाइल, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और जो ऊपर वाला छोर होता है जो कि चिपचिपा भाग होता है उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अब हम बात करते हैं परागण की। तो परागकण और परागण में अंतर होता है। परागण मतलब होता है पॉलिनेशन और परागकण मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स। तो परागण एक प्रक्रिया होती है जिसमें परागकण परागकोश से उड़कर या किसी भी माध्यम से ये परागकण जो हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। तो परागण क्या है, क्रिया है जिसमें ये प्रक्रिया है जिसमें आपके परागकण जो हैं वो कहाँ पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये वर्तिकाग्र उसी पेड़ का हो सकता है, उसी पुष्प का हो सकता है या किसी दूसरे पुष्प का हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परागण। तो ये परागण देखिए, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर जो परागकण है वो इस मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी जब किसी पुष्प पर बैठती है तो उसके परागकण जो होते हैं उसके पैरों पर चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल पर बैठती है तो वहाँ पर क्या होगा, ये परागकण उसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार परागण हो जाता है। अब हम बात करते हैं परागण के प्रकारों की। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं स्वपरागण की। तो देखो आप चित्र में देखिए तो क्या देख रहे हैं कि जो परागकण हैं एक ही पुष्प के परागकोश से उड़कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये परागण क्या होगा, ये है स्वपरागण। स्वपरागण कब होता है, जब परागकण उसी पुष्प पे या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण, ठीक। ये यहाँ पर आप चित्र में देखिए तो यहाँ पर क्या है, जो परागकण हैं उसी पुष्प में जा रहे हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्वपरागण होगा। और स्वपरागण जो के उदाहरण आप जान सकते हैं, सदाबहार, गुल मेहंदी, मूंगफली, खट्टी बुट्टी, इसमें क्या होता है, स्वपरागण।
अब हम डिस्कस करेंगे कि स्वपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं उनको परागण की क्रिया के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, जिससे दूसरे पुष्पों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर जो स्वपरागण के पुष्प होते हैं उनमें रंग, सुगंध, मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बाह्य की आवश्यकता नहीं है परागण की, और यहाँ पर उनका ऊर्जा जो है वो संचित हो जाती है, ऊर्जा जो है उसका व्यय नहीं होता। स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसी पेड़ में, उसी पौधे में जाना है, उसी पेड़ में जाना है, तो यहाँ पर पराग कणों की उतनी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर वेस्टेज जो होता है पराग कणों का वो नहीं हो पाता, ठीक, व्यर्थ में ये नष्ट नहीं होते। जो स्वपरागण से जो बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल के प्राप्त होते हैं, मतलब जैसे उनमें पैतृक में था तो वैसे ही, जैसे माँ बाप वैसे ही बेटा, मतलब संतान मूल की उनकी टू कॉपी यानी कार्बन कॉपी होती है। अब हम बात करते हैं कि इससे हानियाँ क्या हैं। स्वपरागण की कुछ ना कुछ तो हानियाँ होंगी। तो हानियाँ क्या हैं कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनकी स्वपरागण को बार बार कराने से उनकी जो संतति है, पीढ़ी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। कुछ नई विभिन्नताएं प्राप्त नहीं होती, नई जाति व किस्म के नहीं बनते, पीढ़ियों में सुधार नहीं होता। जो संतति जो होती है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, कमज़ोर होती चली जाती है। यदि किसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ठीक है, तो वो क्या है, कम होती चली जाएगी, ठीक। और ये जो हैं ऐसे बीज जो होते हैं वो शीघ्र नहीं पकते। अब हम बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण में आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो एक फूल है और दूसरा फूल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो परागकण हैं वो क्या करेंगे, वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएंगे, ठीक है, लेकिन पौधा कैसा होगा, अलग अलग, ठीक। तो एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग परपरागण कहेंगे, ठीक है। यहाँ समजातीय पुष्प होंगे, लेकिन पुष्प जो होंगे वो अलग अलग पौधों के होंगे, ठीक। तो इस परागण की क्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर परागण कराने के लिए आपको किसी बाह्य की आवश्यकता होगी, ठीक, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम जो है वो आपका कीट हो सकता है, पशु हो सकता है, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, ठीक। ये परागण की प्रक्रिया जो होती है वो सूरजमुखी में होती है, गेंदा में होती है, सॉल्विया में होती है, ठीक। जो आपके सूरजमुखी का फूल होता है उसमें कीट्स के द्वारा परागण होता है, और मक्का, गेहूं, धान में वायु के द्वारा परागण होता है। यहाँ पर मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता है, अगर माध्यम नहीं होगा तो परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कि परागण से लाभ क्या होता है। जो आपके परपरागण होता है इससे लाभ क्या होता है। तो परपरागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं वो काफ़ी स्वस्थ होते हैं, इससे नस्लें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो प्रेजेंट होती है। परपरागण द्वारा प्रकृति में स्वतः ही पौधे जो है नई जातियां उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक। इसमें हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, अपने आप ही नई जातियां, नई किस्म डेवलप होती रहती हैं। परपरागण से हानियां क्या हैं, ठीक। परपरागण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता है। वही मैंने जो बताया कि अगर कीट नहीं, आपके पशु नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, तो कोई परागण नहीं होगा। परपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को क्या, उनके जो चटकीला रंग होता है पुष्पों का, इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो परपरागण करें। जो आप ये देखिए, आप कहाँ जाते हैं, जहाँ पर आप दुकान लगी रहती है तो कहाँ पर जाते हो, जहाँ पर माल अच्छा होता है, तो ये जो है उसी जो कीड़ मकोड़े हैं उसी पर बैठते हैं, जो कि आपका चटकीले रंग के फूल जो होते हैं उनमें मकरंद होती है, सुगंध होती है, ठीक है। और इसके लिए पौधों को अपनी ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है। परपराजित बीज सदैव जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, संकर। अब हम बात करते हैं कि परागण के बाद जो परागकण होते हैं उनका अंकुरण कैसे होता है। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसके बाद ये जल और शक्कर का
अवशोषण करते हैं और इनका जो अंकुरण मार्ग होता है या अंकुरण क्षेत्र होता है, वहाँ से ये नलिका के रूप में निकल आते हैं और नलिका रूप में निकलने के बाद इस नलिका के रूप में ये वृद्धि करते हैं, जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं। जो नलिका नुमा संरचना निकलती है अंकुरण मार्ग से, उसे ही हम लोग कहते हैं पराग नलिका। ये पराग नलिका जो है वो आपके भ्रूण कोश तक जाती है, ठीक, भ्रूण कोश पर तक जाती है। तो ये जो पराग कण हैं, तो इस पराग कण में क्या होता है, जो इनका केंद्रक होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये जनन केंद्रक में और कायी केंद्रक या टूप केंद्रक में। तो जनन केंद्रक या कायी केंद्रक में ये बढ़ जाता है। तो जो जनन केंद्रक होता है ये इसका फिर से पुनः विभाजन होता है और ये जो होता है ये दो नर युग्मक में बढ़ जाएगा, ठीक। और जो आपका जो ट्यूब केंद्रक होता है, ये ट्यूब केंद्रक क्या होता है, ये पाथ दिखाता है, ठीक है। तो कायी केंद्रक नलिका के अगले सिरे पर पहुंच जाता है, ये ट्यूब केंद्रक जो है अगले सिरे पर पहुंच जाएगा। ये पाथ गाइड करता है आपके पराग नलिका को, ठीक, जहाँ पर भ्रूण कोश में जहाँ पर इसको एंटर करना होता है वहाँ पर ये पूरा पाथ इसको बताता है, ठीक, ये पूरा पाथ गाइड करता है। पराग नलिका के जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ तक कि आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा उसके बाद दो नर युग्मक बनते हैं। तो निषेचन की क्रिया आपने पहले ही पढ़ी रखी है कि निषेचन क्या होता है, जब परागण द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो परागकण वर्तिकाग्र पर पराग नली बनाते हैं। पराग नली का निर्माण हम लोगों ने देख लिया, जिसमें नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होते हैं या उनसे संयोग करने के बाद युग्मनज बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक। तो परागकण जो है, ठीक, यानी नर युग्मक जो है और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे, संलयित होने के बाद ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पुष्प होते हैं, क्योंकि पराग नलिका में आपने देखा कि दो नर युग्मक हैं, ठीक है, तो दो नर युग्मक हैं, तो यानी ये दो जो है वो किसी ना किसी से संलयित होंगे और नई संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर जो निषेचन होता है वो दो बार होता है, इसीलिए यहाँ पर इसे द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर निषेचन की क्रिया कितनी बार होगी, दो बार होगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात पराग नलिका का निर्माण करते हैं। पराग नलिका में उपस्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है और इसमें उपस्थित जो नर केंद्रक होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक। और इसमें उपस्थित नर युग्मक भ्रूणपोष के जीव दर में मुक्त हो जाता है, ठीक। फिर क्या होगा कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया दो बार होगी। तो हम लोग पहले प्रथम निषेचन की क्रिया के बारे में जानते हैं कि प्रथम निषेचन की क्रिया में क्या होता है। तो इस प्रक्रिया में जो आपका पहला नर युग्मक है ये अंड कोशिका में घुसता है और घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, ठीक है। जो प्रथम नर युग्मक है वो अंड कोशिका के केंद्रक के साथ मिलता है और मिलने के बाद ये जो है युग्मनज का निर्माण करता है। प्रथम नर युग्मक किससे मिला, अंड कोशिका के केंद्रक से मिला और क्या बनाया इसने, युग्मनज। और ये जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये द्विगुणित है। तो यहाँ पर जो है किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ प्रथम नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन से। अब जो दूसरा निषेचन की क्रिया होती है, दूसरे निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्विगुणित केंद्रक यानी ये ध्रुवी केंद्रक के साथ संलयित होता है और भ्रूण कोश का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो द्वितीय नर युग्मक है ये किससे मिल रहा है, ये ध्रुवी केंद्रक से मिल रहा है या द्वितीय केंद्रक से मिल रहा है। और N और 2N आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक 3N स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपका क्या होगा, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष कैसा है, ये
आपका ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो इस प्रक्रिया में जो है क्या हो रहा है, 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको त्रिक संलयन भी कहा जाता है, इसको ट्रिपिड फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक। तो इसे कहते हैं ट्रिपिड फ्यूजन। और ये जो है भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वे विभाजित होकर ये भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के बाद जो बाह्य दल पुंज था, बाहरी हिस्सा भी मुरझाकर गिर जाता है, जो दल पुंज होता है वो भी मुरझाकर गिर जाता है, जो पुंकेश्वर होते हैं वो सूखकर गिर जाते हैं। बचता क्या है, वर्तिकाग्र क्या मुरझाकर गिर जाएगा, जो वर्तिका भी है वो मुरझाकर गिर जाएगी। बचेगा क्या, केवल अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और आपका बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंड कोशिका जो है वो भ्रूण का निर्माण करती है और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल का निर्माण करती है। मेन चीज आप ये जान लीजिए कि केवल अंडाशय जो है वो फल बना रहा है और जो बीजांड है वो क्या बना रहे हैं, बीज। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको इस चित्र देखकर बताना है कि इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। तो आपको इस चित्र को लेबल करना है, इसका नाम बताना है और इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है। ये शायद परागण की प्रक्रिया है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। आपको बताना है कि इसमें स्वपरागण हो रहा है कि परपरागण हो रहा है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब टाइम हो गया है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू टेक लीव, जस्ट गुड बाय।